हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द इंटेंस स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये वायरस के बारे में है और ये वायरस काफ़ी खतरनाक वायरस है जो दुनिया भर में फैल रहा है और इसके 116 देशों में से केसेस देखे जा चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। अगर टाइम से इसे कंट्रोल नहीं किया गया, इसकी जो है वो रोकथाम नहीं की गई, तो ये जो है वो काफ़ी डेडली साबित हो सकता है और तबाही मचा सकता है। मे बी कोरोना का जो पेंडेमिक था उससे भी कहीं ज़्यादा ये तबाही मचाने में सक्षम है। तो कुछ दिन पहले WHO ने एक अलर्ट जारी करते हुए ये कहा कि अगर इसे टाइम रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो ये एक अनदर बिग पेंडेमिक में कन्वर्ट हो सकता है। 14 अगस्त को WHO डायरेक्टर टेड्रोस ने कहा कि ये वायरस जो अब तक एक ही अफ्रीका के देश में था, वो अब वहाँ से निकलकर पूरी दुनिया में फैल रहा है। हाल ही में इसका एक खतरनाक स्ट्रेन आया है जो काफ़ी वायरुलेंट है और इतना वायरुलेंट है कि अफ्रीका के कोंगो से निकलकर विद इन अ मंथ पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। एक एस्टिमेट में ये पता चला है कि ये कोरोना से भी 7 गुना ज़्यादा डेडलियर हो सकता है। इनफैक्ट भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PM मिश्रा ने एक अर्जेंट मीटिंग होस्ट करी, जिसके तहत पूरे वर्ल्ड से आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो कि दिल्ली है, वहाँ 3 हॉस्पिटल्स को हमेशा तैयार रहने को कहा गया है। और वो 3 हॉस्पिटल्स में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ये है दिल्ली, यहाँ पे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदारजंग हॉस्पिटल एंड लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। और साथ में बाकी स्टेट्स को भी एडवाइजरी जारी की गई है कि इस महामारी से बचने के लिए पहले से ही वो तैयार रहे। देखो, कोई भी वायरस पहले 2-3 साल में ह्यूमन बॉडी में इंक्यूबेट होता है और ये वायरस खुद में ही म्यूटेट कर रहा होता है और इसी इंक्यूबेशन पीरियड के बाद वो खुद को ऐसा जानलेवा वेरिएंट में तब्दील कर देता है जिससे कि एक मास पॉपुलेशन को हिट कर सके और डेडलियर साबित हो सके। 2012 में इसी एमपॉक्स वायरस का एक कमजोर वेरिएंट आउटब्रेक होकर जा चुका है ऑलरेडी, जो दुनिया भर में 1 लाख लोगों को इन्फेक्ट किया था, विच मीन्स इसको इंक्यूबेशन का अच्छा खासा टाइम मिल चुका था। और अब जो वेरिएंट निकल कर आया है वो पहले वाले से काफी ज्यादा स्ट्रांग है और डेडलियर है। सो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जैसे कोविड वायरस का पिक पॉइंट आया था वैसे ही अब ये आने के लिए तैयार है? ये कोविड जैसे ही आउटब्रेक हो जाएगा और एक ग्लोबल पैंडेमिक बन जाएगा? क्या फिर से लॉकडाउन लगेंगे? क्या इसकी कोई वैक्सीन है भी या नहीं है? तो इन सब के जवाब हम देखेंगे, ठीक है। कुछ और भी डेटा के साथ हम देखते हैं इसके बारे में कि क्या कुछ है, उसी में हमें जो है इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिलेंगे। तो देखो, 1958 में डेनमार्क में कुछ साइंटिस्ट अपने पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए सिंगापुर से कुछ बंदरों को इंपोर्ट करवाया था। तो जब टेस्ट शुरू हुई तो देखा गया कि सारे बंदरों में से एक बंदर किसी वायरल इन्फेक्शन, सीवियर वायरल इन्फेक्शन जैसे सिम्टम्स दिखा रहा है। तो जब उस बंदर के स्किन लीजन से कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए साइंटिस्ट ने और उन्हें टेस्ट किया, तो पता चला कि उसे एक नए किस्म के पॉक्स वायरस ने अपना होस्ट बना लिया है। यहीं से इसका नाम मंकी पॉक्स या एमपॉक्स रखा गया। तो यहां से एक और क्वेश्चन राइज होता है कि ये बंदर से ह्यूमंस में कैसे आया? तो देखो, इस वायरस का सबसे पहले जो ह्यूमन विक्टिम था वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का रहने वाला एक ट्राइबल बच्चा था, जिसका पूरा कबीला एमपॉक्स से इन्फेक्टेड बंदरों से काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट में था। बेसिकली वो पूरा कबीला इस वायरस के लिए इंक्यूबेशन एक्सपेरिमेंटल लैब जैसा बन गया था, जिसमें वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेन या वेरिएंट तैयार कर लिया, वो वायरस, और फाइनली उस बच्चे की जान चली गई। बट ये इंसिडेंट के बाद ये वायरस 2 मेजर ग्रुप्स में बट गए, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 को क्लैड 1 भी कहते हैं और ग्रुप 2 को क्लैड 2 भी कहते हैं। ये ग्रुप 1 वायरस के ही 2 ग्रुप बटे हुए हैं, ग्रुप 1 या क्लैड 1 वायरस या ग्रुप 2 क्लैड 2 वायरस। अब ग्रुप 1 में वो वायरस का किस टाइप का वो जो है वो वेरिएंट था? तो ये वेरिएंट जो है वो
कॉन्गो में ही रह गया, कॉन्सेंट्रेटेड रह गया। ग्रुप 1 या क्लैड 1 की जो वायरस वेरिएंट है वो कॉन्गो में ही कॉन्सेंट्रेटेड रह गया। लेकिन ग्रुप 2 या क्लैड 2 का जो वायरस है, जो वेरिएंट है, वायरस का जो वेरिएंट है एमपॉक्स का, वो वेस्ट अफ्रीका देशों में फैलने लग गया और धीरे धीरे बाहर के देशों में भी फैलता चला गया। बट ग्रुप 1 स्ट्रेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ग्रुप 2 के वेरिएंट से। क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 के कंपैरिजन में ग्रुप 1 ज़्यादा सीवियरिटी सिम्टम्स शो कर रहा था। इसलिए ग्रुप 1 से इन्फेक्टेड लोग बॉर्डर क्रॉस करते वक्त आसानी से पकड़े जाते हैं, वहीं ग्रुप 2 यानी क्लैड 2 वेरिएंट से इन्फेक्टेड लोग जो हैं वो आसानी से ट्रैवल कर जाते हैं कहीं भी, क्योंकि उनकी सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा सीवियर नहीं होती है ग्रुप 1 के मुकाबले, क्योंकि ग्रुप 1 का काफ़ी ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स होते हैं। तो ग्रुप 2 या क्लैड 2 वायरस के लिए हमारा बॉडी इम्यून तो हो गया है, बट ग्रुप 1 या क्लैड 1 वेरिएंट के लिए आज भी बाकी देशों के लिए एकदम ये नोबल वायरस है, जिससे फाइट करने के लिए हमारा बॉडी अभी कैपेबल नहीं हुआ है। तो अगर फेटैलिटी रेट की बात करें तो ग्रुप 2 के वेरिएंट से इन्फेक्टेड लोगों की जो मरने की परसेंटेज है वो 100 में से 1 है। वहीं ग्रुप 1 से इन्फेक्टेड लोगों में 100 में से 10 लोग मरेंगे ही मरेंगे, ये फिक्स है। तो आप देख सकते हो कि 1% और 10% में कितना ज़्यादा फर्क है। आपको एक शॉकिंग वाली बात बताऊं, अभी 2024 में जो एमपॉक्स का जो वेरिएंट फैल रहा है ना, वो यही ग्रुप 1 या क्लैड 1 का वेरिएंट है, जो कोंगो से निकलकर अब पूरे अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशिया में फैल रहा है। बट इंडिया का क्या ये सेफ है? तो मैं बता दूं कि ग्रुप 2 वेरिएंट से इन्फेक्टेड एक आदमी आज से 2 साल पहले केरला लौटा था, जिसकी सिम्टम लेस सीवियर है, बट देखते ही देखते वहां 25 लोग इन्फेक्ट हो गए और ये उन 25 लोगों में से एक की मौत भी हो गई। अब सोचो कि ग्रुप 1 वाला जो वेरिएंट फैला तो क्या हो सकता है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक डाटा के अनुसार हर साल बताया है कि हर साल अफ्रीका से लगभग 1 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट या तो स्टडी पर्पस के लिए या मेडिकल पर्पस के लिए इंडिया आते हैं। और मैं बता दूं कि इंडिया में जिसकी डेथ हुई थी ना, जिस लड़के की डेथ हुई थी, वो एक यंग लड़का था जो खुद कभी अफ्रीका ही नहीं गया था। ये ठीक गॉट द वायरस। अब कुछ न्यूज़ चैनल से ये पता चला कि वो यूएई में किसी एक आदमी के कांटेक्ट में आ गया था जो अफ्रीका का ही था। तो अब सोचो कि 1 लाख तो अफ्रीका से सिर्फ आ रहे हैं और बाकी कंट्रीज से भी आते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन तो अलग ही है और इंडिया से भी तो बाहर जाते हैं। तो अगर ये वायरस यूनिक इतनी सिटी के लोगों में अपना घर बना रहा है तो उसके पास इतना टाइम है कि वो म्यूटेट करके एक स्ट्रॉन्ग वेरिएंट फिर से तैयार कर सके और हमें मास पॉपुलेशन इन्फेक्ट वायरस का पार्ट बना सके। अब हम बात करेंगे कि आखिर इस वायरस की खासियत क्या है। अब अगर कोई इंसान इससे इन्फेक्ट है और उसने किसी चीज़ को छू लिया और फिर आप उस चीज़ को सिर्फ टच करते हो तो बस फिर आप भी इन्फेक्ट हो जाओगे। एक डाटा के अनुसार ये वायरस को फैलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता और इन वायरस को डार्क, कूल एंड लो ह्यूमिडिटी वाला इन्वायरमेंट मिले तो ये कहीं भी किसी चीज़ में भी 15 दिनों से ज़्यादा जिंदा रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ट्रेन में कोई मान लो इन्फेक्टेड आदमी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये वायरस से इन्फेक्टेड आदमी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है। अब वो 15 दिन पहले ट्रैवल कर रहा था, पर वो जहाँ बैठा होगा या जिस चीज़ को टच किया होगा वो तो चला गया, पर उस जगह में अगर उस सीट में कोई नया आदमी ला के बैठेगा या उस जगह को टच करेगा तो 15 दिनों तक लगातार डिफरेंट लोगों को ये वायरस अपना शिकार बनाती रहेंगी, क्योंकि ये वायरस जो है वो कैपेबल है कि 10 से 15 दिन तक कहीं भी ये जिंदा रह सकती है। और आप लोगों को हमारे इंडिया में ट्रेन की भीड़ के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है, देख लो कितनी ज़्यादा भीड़ है। क्या स्थिति होएगी अगर वायरस का आउटब्रेक होता है इंडिया में, और मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है ज़रूर, तभी जो है वो हमारे WHO ने एडवाइजरी जारी की, हमारे PM के जो है वो सेक्रेटरी वो भी जो है वो एक अर्जेंट मीटिंग बुला के और मीटिंग करने के बाद एक एडवाइजरी जारी किया गया और दिल्ली को जो है वो तैयार रहने को कहा गया। सारी बाकी जितने भी स्टेट्स हैं हमारे उनको जो है वो भेजा गया, एडवाइजरी दिया गया कि आप भी तैयार रहें
इस चीज़ से निपटने के लिए। तो कुछ भी हो सकता है, पर हाँ, आपको पूरा डिटेल में मैं बता रहा हूँ तो आप जान लो इसको। तो अब देखो, सिम्टम में दोनों ग्रुप के वायरस सेम ही शो करते हैं। जो दोनों ग्रुप का जो वायरस का जो सिम्टम होता है वो सेम होता है। मैंने बोला ना, शुरू में ही बोला कि सिम्टम तो सेम होते हैं, बस फर्क है सीवियरिटी का। जो ग्रुप 1 में ज़्यादा है, ज़्यादा डेडली है ग्रुप 2 से। मतलब क्लैड 1 का जो वेरिएंट है वो क्लैड 2 के वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा डेडली है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, अगर ये वायरस किसी बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो फर्स्ट स्टेज में 1 से 2 वीक तो आपको, मतलब जिस आदमी के शरीर में ये इन्फेक्ट किया है उसको तो कोई सिम्टम ही नहीं दिखेंगे, क्योंकि 1 से 2 वीक तो वो इंक्यूबेशन पीरियड में रहता है। वायरस, जो भी वायरस उनके अंदर में, एम्पॉक्स वायरस जो एंटर किए हैं उनके शरीर में, वो 1 से 2 वीक तक तो इंक्यूबेशन पीरियड में होता है और उनको कोई सिम्टम ही नहीं पता चलता है। मतलब अगर आपके घर में आप अगर इस वायरस से इन्फेक्टेड हो तो आपको 1 से 2 वीक तक कुछ पता ही नहीं चलेगा और आप हर वो काम करोगे जो आप एक नॉर्मल डेज में करते आ रहे हो। ठीक है। सेकेंड स्टेज की बात करें तो 1 से 2 वीक के बाद आपको अर्ली सिम्टम्स दिखने लगेंगे, जैसे थकान होगा, थकान जैसा फील होगा, फीवर होगा, वीकनेस होगा, हेडेक होगा, कफ होगा, जो कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन में दिखता है, एक नॉर्मल सी बात है। एक अलग सिम्टम जो कि यूनिक दिखता है वो है कि जो हमारे जो ये लिम्फ नोड है ना, लिम्फ नोड आपको पता होगा, देखो यहाँ पे ये जो लिम्फ नोड है ना, ये लिम्फ नोड जो लोअर जॉ के नीचे होता है, तो वहाँ एक गांठ बन जाते हैं, ये यहाँ पे इस जगह पे ये गांठ बन जाते हैं और काफ़ी पेनफुल होता है ये। तो अगर इन सारे सिम्टम्स के साथ साथ आपके लिम्फ नोड में गांठ बन चुके हैं और पेन हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इट्स 100% श्योर कि आप उस वायरस से इन्फेक्टेड हो। इट्स मोस्ट प्रोबेबली। तो आपको क्या करना चाहिए, यू नीड टू इमीडिएटली रन टू डॉक्टर, बिना कुछ सोचे समझे। ये तो था सेकेंड स्टेज। और अब थर्ड स्टेज में जो है वायरस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिव हो जाते हैं और आपके स्किन के सेल को इन्फेक्ट करते हैं और फ्लैट लीजन्स बनाते हैं। फ्लैट लीजन्स मैं आपको दिखाता हूँ, इधर था एक, ये देखिए, फ्लैट लीजन्स टाइप के जो है वो बनाते हैं। और फ्लैट लीजन्स बनाने के बाद धीरे धीरे ये जो है वो एक्टिव होते हैं और एक्टिव होके वो लीजन्स जो है वो फ्लूइड पैप्यूल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं और पूरे बॉडी में बनने शुरू हो जाते हैं। और पेन तो होता ही है, यहाँ पे आप देखे थे ये कैसे फ्लूइड पैप्यूल्स बनने के बाद जो है वो पूरे बॉडी में ये बन गया। ठीक है। तो ये है आपका एम्पॉक्स वायरस और ऐसे होते हैं। बट जो WHO ने गाइडलाइन जो हमें दी हैं उनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो WHO के गाइडलाइन के हिसाब से WHO का पहला गाइडलाइन है कि आप जब भी बाहर से आएँ या कुछ भी ऐसी चीज़ों को छुएं जो आपको लगता है कि हो सकता है वायरस से इन्फेक्ट हो, तो आप सबसे पहले सैनिटाइज करें खुद को। सैनिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज कॉन्टैक्ट को आपको अवॉइड करना है, क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करें। क्लोज कॉन्टैक्ट चाहे वो एनिमल से हो चाहे वो ह्यूमन से हो, आपको अवॉइड करना चाहिए। और जो खास करके बाहर से आ रहे हैं उनसे तो बिल्कुल अवॉइड करें। और अगर आप कारणवश किसी इन्फेक्ट हो गए तो खुद को आइसोलेट करें। और अनटिल एंड अनलेस बॉडी के जो लीजन्स जो अभी मैंने ऊपर दिखाया था वो लीजन्स डेवलप होके रैशेस में कन्वर्ट होते हैं, ड्राई रैशेस में, और वो ड्राई रैश होके वो जो है एक नया हेल्दी स्किन जो है वो आपका डेवलप होगा। तो जब तक वो हेल्दी स्किन डेवलप ना हो जाए, अनटिल एंड अनलेस आपको निकलना नहीं है आइसोलेशन से और दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करना है। ठीक है। और अगर डेवलप हो गए नए स्किन्स तो आप आ सकते हैं, दूसरे जो है वो इन्फेक्ट नहीं होंगे इससे। पर आप रिकवर होने के बाद भी जो है वो आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है। अब गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक रिसर्च से पता चला है कि इसके वैक्सीन्स जो हैं वो अवेलेबल थे। जब ये अफ्रीका में था ये वायरस, तो इसके जो है वो वैक्सीन्स अवेलेबल थे। किसके वैक्सीन अवेलेबल थे? ग्रुप 2 के जो वेरिएंट है उसके वैक्सीन्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, क्योंकि ग्रुप 1 के अवेलेबल नहीं थे। ग्रुप 1 तो वैसे भी डेडलियर बना है, तो डेडलियर बनने में उसे टाइम लगा है। तो उस टाइम पीरियड में
जब वो वहाँ था वो वेरिएंट बना, तो वेरिएंट 2 भी जो है उस साथ में ही जो है वहाँ डेवलप हुआ। तो जब इसके वैक्सीन्स बनाए गए, तो वैक्सीन बनने के बाद सारा का सारा जो वैक्सीन है वो एक कंट्री जो है वो होल्ड करके रखा हुआ है, उस समय होल्ड करके रखा हुआ था जब अफ्रीका को ज़रूरत थी। जब अफ्रीका को ज़रूरत थी तो एक कंट्री ऐसा है जो कि सारा का सारा वैक्सीन होल्ड करके रखा हुआ था, और वो है अमेरिका। अमेरिका ने जो है वो होल्ड करके रखा हुआ था सारा वैक्सीन, जब ज़रूरत थी तो अफ्रीका को दिया गया, नहीं दिया गया, और अब जो है वो अफ्रीका से निकल के ये वायरस पूरे वर्ल्ड में तबाही मचाने के लिए तैयार है। WHO जिसको जो है वो अमेरिका एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रेडिट करता है, तब इसने भी जो है वो आवाज़ नहीं उठाई और ना ही अमेरिका को बोला कि आप जो है वो वैक्सीन को रिलीज़ करके अफ्रीका को दो। शायद अगर अमेरिका ये स्टेप उस समय ले लेता तो ये वायरस अफ्रीका के बाहर नहीं जाता और पूरे वर्ल्ड में नहीं फैलता, और इतने कंसर्न की जो है बात वो नहीं रहती। बट अब जो भी हो, हमें जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करना है, इस वायरस से बच के रहना है। और फैलना शुरू हो चुका है ये, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई भी कंट्रीज़ हो, सारी कंट्रीज़ तक पहुंच चुकी हैं। ठीक है, तो हमें बच के रहना है। तो बी सेफ ऑल ऑफ यू। सो दिस इज़ एंड ऑफ द सेशन। Thank you so much. Signing off the session.